आज हम बात करेंगे कुछ समस्याओं पर, प्रॉब्लम्स पर, इश्यूज़ इंडियन सोसाइटी के जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उन पे बात स्टार्ट करते हैं। उसमें से एक प्रॉब्लम, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है दहेज प्रथा। कहने को तो इसके साथ, दहेज के साथ प्रथा शब्द लगा है, लेकिन दहेज वास्तव में एक बीमारी के रूप में भारत में दिखाई पड़ रही है। प्रथा लगने से हम इसको छोड़ नहीं पाते, इसके खिलाफ बात नहीं कर पाते, लेकिन दहेज के कारण अनेक घर तबाह हो गए हैं, अनेक लड़कियां बर्बाद हो गई हैं, अनेक लड़कियों को, अनेक कन्याओं को नष्ट कर दिया गया है, जला दिया गया है। इतना होने के बाद भी भारत में ये समस्या वर्तमान समय में भी बनी हुई है। भारत सरकार द्वारा इसके खिलाफ कानून भी बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई। जैसा कि हम जानते हैं, जब कोई व्यवहार हम अपनाते हैं और वो जनरीतियों के रूप में रहता है, तो वो धीरे धीरे उसको कई पीढ़ियों का एक अनुभव जुड़ने लगता है। जब कई पीढ़ियों का लगातार अनुभव जुड़ने के साथ उसमें समाज कल्याण की भावना जुड़ जाती है, तो वो रूढ़ियाँ बन जाती है। और यही चीज़ लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और समाज कल्याण की भावना लगातार जुड़ते रहने से यही व्यवहार प्रथाएं बन जाता है। प्रथाएं इतनी शक्तिशाली होती है कि उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। कोई आवाज़ उठाता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। वास्तव में दहेज प्रथा भी ऐसी एक प्रथा है। किसी पर्टिकुलर काल में जब एक नया जोड़ा, जिसमें लड़का लड़की साथ में विवाह करते थे, उस समय कन्या पक्ष वाले और वर पक्ष वाले नए जोड़े के स्वागत के लिए, नए जोड़ों की गृहस्थी को आगे बढ़ाने के लिए उपहार स्वरूप दिया करते थे। यही परंपरा, यही सिस्टम चला आ रहा था, लेकिन कुछ समय पश्चात ये रूप एक तरफा हो गया, अर्थात केवल कन्या पक्ष द्वारा ही दिया गया, जिसके कारण धीरे धीरे ये विशेष रूप से मांग की जाने लगी। और आज हम पिछले 100-150 सालों से हम देखते हैं ये एक समस्या के रूप में सामने आया है। दहेज प्रथा उस धन अथवा संपत्ति को कहते हैं जो विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाती है। वर्तमान समय में हम इसको दहेज उसको कहेंगे जो कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाती है। खासकर अगर हम हिंदू विवाह के प्रकारों में देखते हैं तो हिंदू विवाह के प्रकार में ब्रह्म विवाह का प्रकार है। ब्रह्म विवाह में भी लड़की का पिता उसके विवाह के अवसर पर जो वस्त्र, आभूषण तथा अन्य वस्तुएं वरपक्ष को देता है, दहेज के रूप में मानी जाती है। वो सब दहेज के रूप में मानी जाती है। अगर लड़की का पिता अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, अपना रूप में अच्छा समझ के कोई चीज़ देता है तो वो चीज़ गलत नहीं है, लेकिन जब वो मांग की जाती है उस समय वो चीज़ गलत हो जाती है। मैक्स रेडिन ने साथ बताया है, साधारणतः दहेज एक संपत्ति है जो एक पुरुष विवाह के समय अपनी पत्नी या उसके परिवार से प्राप्त करता है। मतलब कहने का मतलब एक ऐसी संपत्ति है जो एक पुरुष विवाह के समय अपनी पत्नी से या उसके परिवार से प्राप्त करता है। इसी तरह फेयरचाइल्ड ने भी बताया है कि दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के पिता या माता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। अगर हम इसको कानूनी दृष्टि पे ध्यान दें तो कानूनी दृष्टि से हम कहते हैं उस संपत्ति या मूल्यवान वस्तुओं से है जो विवाह की एक शर्त के रूप में विवाह से पूर्व, विवाह के समय अथवा विवाह के बाद एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को आवश्यक रूप से देनी होती है। यहाँ कानूनी रूप में बिल्कुल क्लियर कर दिया। अगर आवश्यक शर्त के रूप में वो चीज़ है, अगर दी जाती है वो ठीक है, लेकिन अगर उसमें आवश्यक शर्त लग जाती है, चाहे वो विवाह के समय दी जाए या विवाह के बाद दिया जाए, यानी पहले दी जाए या बाद में दी जाए, दोनों ही स्थितियों में वो दहेज है। दहेज निरोधक बिल को प्रस्तुत किया गया था शुरुआत में 1960 के आसपास। उसमें जो परिभाषा दी गई थी उसमें कहा गया था दहेज का अर्थ एक ऐसी संपत्ति या मूल्यवान निधि से है जिसे नंबर 1 विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से एक पक्ष दूसरे पक्ष को देता है। दूसरी बात, विवाह में
भाग लेने वाले दोनों पक्षों में किसी एक पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति ने किसी दूसरे पक्ष अथवा उसके किसी व्यक्ति के विवाह के समय, विवाह के पहले या विवाह के बाद विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में दी हो अथवा देना स्वीकार किया हो, दहेज की श्रेणी में आते हैं। कहने का मतलब बिल्कुल क्लियर है। विवाह के समय, विवाह के बाद कन्या पक्ष या वर पक्ष यानी एक पक्ष दूसरे को देता है, तो देता है या देने का वादा करता है, तो वो सब दहेज की श्रेणी में आता है। विवाह में उपहार या भेंट के रूप में दी जाने वाली वस्तुएं तब तक दहेज नहीं मानी जाएंगी जब तक कि वे वस्तुएं विवाह की अनिवार्य शर्त के रूप में ना हो। मतलब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दी गई कि ये सारी चीज़ें अगर अनिवार्य शर्त के रूप में हैं तभी ये दहेज हैं, अगर अनिवार्य शर्त नहीं है तो दहेज नहीं है। यह अधिनियम 1 जुलाई 1961 में लागू कर दिया गया और इसके तहत अनेक प्रावधान भी किए गए। उसमें जुर्माना की राशि भी रखी गई, जेल का भी प्रावधान किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी 1961 में लागू करने के बाद भी दहेज लगातार दिया जा रहा है, लगातार लिया जा रहा है। अनेक ऐसे लोग हैं जो दहेज के खिलाफ बात करते हैं, दहेज के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वो दहेज देते भी हैं, लेते भी, क्योंकि इसके साथ प्रथा जुड़ा हुआ है। भारत सरकार द्वारा, प्रदेश की सरकारों द्वारा इसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ अब अभी तक पूरी तरह से समाप्त है। दहेज की बात केवल हिंदू समाज के लिए ही नहीं बल्कि अनेक मुस्लिम समाज में भी देखी जाती, क्रिश्चियन समाज में भी देखी जाती। अर्थात दहेज हिंदुओं में के साथ साथ मुस्लिम्स में भी दिखाई पड़ता है। दहेज के कारण क्या है? दहेज का कारण कुलीन विवाह प्रथा। जैसा कि हम जानते हैं कि अपने से ऊंचे कुल में विवाह करने की सोची जाती है। लड़की का पिता ये सोचता है कि हमारे से ऊंचे कुल में लड़की जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहे। इस उच्च कुलीन में विवाह करने के कारण वहाँ पर एक तरह से मांग बढ़ जाती है। उच्च कुल में जाने के कारण लड़कों की मांग बढ़ती है और मांग बढ़ने से वहाँ पर दहेज की राशि बढ़ती रहती है। अर्थात मांग बढ़ने से वहाँ पर डिमांड की जाती है, जिसके कारण दहेज को बढ़ावा मिलता है। हिंदू लड़कियों के लिए विवाह एक अनिवार्य संस्कार कहा जाता है। ये कहा जाता है कि लड़कियों का विवाह अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इस अनिवार्यता से लाभ उठाकर वर पक्ष वाले अधिक से अधिक दहेज की मांग करते रहते हैं। लड़की वालों को बाध्य होकर, क्योंकि उनको अपनी लड़की की मैरिज करनी है, ऐसे में उनको मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ता है। इसके अलावा उच्च शिक्षा एवं व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न, ये जो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का कारण है ये भी एक तरह से दहेज के लिए जिम्मेदार है। जो उच्च शिक्षा प्राप्त लड़के हैं, अच्छे व्यवसाय वाले लड़के हैं, अच्छी नौकरी वाले लड़के हैं, वो लड़के सामाजिक आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ऊंची होती है, जिसके कारण वो उनका मूल्य बाज़ार में अच्छा रहता है। जैसे कि हम कह सकते हैं बड़े बड़े पदों, जिसमें IAS PCS की बात हो सकती है, बड़े उद्योगपति जो साल भर में करोड़ों रुपए कमाते हैं, उनकी बात अगर देखी जाए तो उन लड़कों की मांग, डिमांड ज़्यादा रहती है और इसके कारण उनका मूल्य भी ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ धन का महत्व हम देखें, वर्तमान समय में धन का महत्व बढ़ गया है। प्रत्येक पिता अपनी लड़की की शादी, लड़की के लिए अच्छा वर चाहता है। अच्छे वर के लिए वो कितना भी पैसा खर्चा करना चाहता है, जितना उसकी सामर्थ्य होती है, बल्कि वो कर्ज लेके, उधार लेके किसी न किसी तरह से अपनी लड़की के लिए अच्छे से अच्छा लड़का प्राप्त करना चाहता है। इस कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से उसका डिमांड भी बढ़ती है। और चूँकि हर किसी को पता है जो ज़्यादा पैसा देगा उसके साथ लड़के का पिता अपने लड़के के लिए उससे ही शादी करेगा जिसके जो लड़की वाला ज़्यादा पैसे देगा, यानी चूँकि धन का महत्व है। इसके साथ साथ हम देखते हैं महंगी शिक्षा, हम देखते हैं लगातार, चाहे वो IITs की पढ़ाई हो, चाहे मेडिकल की पढ़ाई हो या अन्य कोई पढ़ाई हो, बहुत महंगी पढ़ाई है, MBA की पढ़ाई हो, जिसमें लड़कों को शिक्षा दिलाने के लिए लड़के के पिता को एक तरह से काफ़ी कर्ज लेना पड़ता है, काफ़ी रुपया खर्च करना पड़ता है, जिसके लिए उस कर्ज को चुकाने के लिए एक तरह से मुआवजे के रूप में अधिक दहेज की मांग लड़की के पक्ष द्वारा की जाता है। इसके कारण भी दहेज की मांग लगातार बढ़ती रहती है। इसके साथ साथ प्रदर्शन व झूठी प्रतिष्ठा
झूठी प्रतिष्ठा के कारण भी दहेज की मांग लगातार बढ़ती है। लोगों में दिखावे की प्रवृत्ति बहुत है। हालांकि कोरोना काल में ये प्रवृत्ति थोड़ी कम इसलिए भी हुई क्योंकि सरकार द्वारा ये कह दिया गया कि इतने लोगों द्वारा से ज़्यादा लोग होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसलिए एक लिमिटेड पीरियड में आप कर सकते हैं। दहेज की मांग में हमको लगता है कि कोरोना काल में एक तरह से कमी आएगी, लेकिन फिर भी देखा जाए तो दिखावे की प्रवृत्ति आदमी की रहती है। अपनी जाति किससे, अपनी जातियों के लोगों में, अपने संबंधियों में, मित्रों में, साथियों में ये होती है कि उनकी दृष्टि में हमारा स्टेटस ऊंचा हो जाए, सामाजिक स्थिति ऊंची हो जाए। उस झूठी प्रतिष्ठा के कारण भी दहेज लोग ज़्यादा लेना चाहते हैं, क्योंकि दहेज लेंगे तो उसको प्रदर्शन ज़्यादा करेंगे। तो ये चीज़ भी हम देखते हैं कि लगातार ये चीज़ बढ़ती है। इसके साथ ही साथ अनेक अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे दहेज सामाजिक प्रथा के रूप में है, चूँकि हम इसका विरोध नहीं करते। प्रथाओं का विरोध करने पे सामाजिक बहिष्कार होता है। अगर कई बार तो ऐसा होता है कि लड़के का पिता अगर दहेज नहीं भी लेता है, लेकिन उसका दिखावा करता है कि दहेज लिया गया है, पड़ोसियों को दिखाने के लिए, पड़ोसियों को बताने के लिए वह कहा जाता है। क्योंकि अगर किसी को पता चल जाए लड़के वाले ने दहेज नहीं लिया समाज में, तो ये कहा जाता है कुछ गड़बड़ है, कुछ परेशानी है, कुछ चक्कर है। तो वहाँ पर लोग तरह तरह की बातें बनाते, उस डर से भी काफ़ी लोग दहेज लेते हैं, दहेज दिया जाता है, दहेज का प्रदर्शन किया जाता है, चूँकि एक प्रथा के रूप में है। ऐसे में सब लोग समझते हैं कि इन प्रथाओं का पालन करना अति आवश्यक है। इसके कारण भी दहेज वर्तमान में भी समाप्त नहीं हुआ। इसके साथ साथ गतिशीलता में वृद्धि, जैसे कि हम कहते हैं कि दहेज प्रथा खत्म हो जाएगी, ख़त्म हो गई है, लेकिन लोग चाहते हैं कि जैसे जैसे उनका लड़का नौकरी प्राप्त करता है, उनका लड़का बिज़नेस में पैसा कमाना चाहता है या बिज़नेस में पैसा कमा लेता है, तो वैसे वैसे उसके खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। तो वो नई नई तरह के स्टाइल से दहेज दिया जा रहा है, नई नई तरह से स्टाइल से दहेज लिया जा रहा है। जैसे कहा जाता है कि अरे भाई लड़का अब इतनी अच्छी नौकरी पे है तो बिना गाड़ी के तो वो जा नहीं सकता, और गाड़ी में केवल लड़का ही थोड़ी बैठेगा, लड़की भी बैठेगी। ऐसे में ये बातें बनाकर लड़के का पिता, लड़के के संबंधी, लड़के के रिश्तेदार तरह तरह की बातें बना के लड़की पक्ष वालों को एक तरह से मोटिवेट करते हैं, तैयार करते हैं और दहेज की राशि को बढ़ा लेते हैं। इस तरह से भी दहेज की मांग बढ़ती रहती है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा, ये आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी इसका एक कारण कहा सकता है कि लोग ये चाहते हैं, बड़ा होना चाहते हैं। और बड़े होने का एक तरीका ये भी समझ में आता है कि लड़का अगर अच्छी नौकरी पे, अच्छा बिजनेस है, तो बिजनेस को और बढ़ाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, स्टेटस सिंबल के रूप में, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी दहेज की राशि लगातार बढ़ती चली जाती है। इसके साथ ही साथ इसके अनेक दोष भी हैं। दहेज प्रथा वर्तमान में अभी तक समाप्त नहीं हुई और लगातार कुछ आगे बढ़ती जा रही है। इसका कारण है जिसमें इसके अनेक दोष भी हैं। दहेज प्रथा के कारण जैसे एक बिंदु आता है बालिका वध। लोग छोटी उम्र में ही लड़कियों की हत्या कर देते हैं, कन्या भ्रूण हत्या, या थोड़ी बड़ी हुई तो उसका वध कर दिया जाता है। खासकर राजस्थान जैसे इलाकों में इस तरह के अनेक एग्जाम्पल देखने में, सुनने में आते थे। हालांकि वर्तमान समय में इसमें कमी आई है, लेकिन फिर भी ये एक दोष दिखाई देता है। लड़कियों को नीची दृष्टि से देखा जाता है, लड़की के जन्म होने पर खुशियाँ नहीं मनाई जाती है, अर्थात ये भी देखा जाता है। अर्थात कन्या भ्रूण हत्या अनेक रूप में देखी जाती है। तो बालिका वध का एक दोष ये भी है। पारिवारिक विघटन, दहेज प्रथा के कारण परिवार में तनाव रहता है। तो ये टेंशन, जैसे मान लीजिए उनकी लड़की को परेशान किया जाता है तो उस स्थिति में परिवारों में तनाव होता है और इससे पारिवारिक विघटन का रूप देखने में आता है। कई लोग ऐसे लड़की के पिता आत्महत्या कर लेते, कई ऐसी लड़कियां आत्महत्या कर लेती दहेज के कारण। और ये सारे एग्जाम्पल हमारे देश में आए दिन देखने में, सुनने में, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सुनाई पड़ते हैं। ऋणग्रस्तता, हम ये देखते हैं कि दहेज की राशि लगातार बढ़ती जा रही है और जिसके कारण लड़की के पिता को अनेक तरह के लोन लेने पड़ते हैं, अनेक तरह के लोगों से पैसे लेने पड़ते हैं, जिसके कारण ऋणग्रस्तता, लगातार कर्ज में वो डूबा रहता है। तो ये भी एक इसकी का दोष दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ निम्न जीवन स्तर, दहेज के कारण लड़की का पिता को एक निम्न जीवन स्तर बिताना पड़ता है। इसके साथ साथ बहुपत्नी विवाह,
हालांकि सरकार द्वारा कहा गया एक पत्नी विवाह ही करना है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुपत्नी विवाह भी होता है। यानी लोग तैयार हो जाते हैं कि अगर लड़का अच्छा है, एक आदमी अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में उसके साथ दूसरी लड़की की भी शादी कर दी जाती है। तो ये चीज़ भी इसका एक ड्रॉबैक, डिमेरिट्स है। बेमेल विवाह भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब कोई अच्छा लड़का नहीं मिलता, लेकिन लड़का कमाऊ मिलता है, चाहे उसकी एज थोड़ी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में भी लड़के का पिता अपनी लड़की की मैरिज उस अधिक एज वाले व्यक्ति से, अधिक कुरूप व्यक्ति से कर देता है, जिसके कारण ये चीज़ आगे चलकर परिवारों में तनाव पैदा करती है। इसके साथ विवाह समाप्त हो जाते हैं। इसका एक दहेज का कारण, दहेज का जो दोष है ये भी है कि आगे चलकर अगर दहेज की मांग लगातार लड़के या लड़के घर वालों द्वारा की जाती है, तो उस स्थिति में अगर वो मांग पूरी नहीं होती तो वो विवाह समाप्त हो जाते हैं, अर्थात उनका तलाक हो जाता है। ऐसा भी एक देखने में आता है। इसके साथ अपराध को प्रोत्साहन, जैसे हत्या की जाती है। अनेक तरह के ऐसे अपराध को जन्म देता है दहेज प्रथा, जिसके कारण भी समाज में अव्यवस्था पैदा होती है। अनैतिकता भी देखने में आती है। कई बार ऐसा होता है कि लड़का अपनी पत्नी को पीटता है, तमाम तरह की प्रताड़ित करता है, अनेक तरह के आरोप लगाता है, जिसके कारण लड़की कभी कभी परेशान हो जाती है, और ये परेशानी ही समाज में अव्यवस्था पैदा करती है। अनैतिकता का दृष्टिकोण भी दिखाई पड़ता है। एक तरह से मानसिक रूप से कमज़ोर स्थिति भी दिखाई पड़ती है। इसके कारण इसके साथ स्त्रियों की निम्न स्थिति भी दहेज प्रथा के कारण दिखाई पड़ती है। ये भी एक दोष है कि हाँ, लड़की या स्त्री शिक्षा कितनी बढ़ गई, उसके बावजूद भी दहेज प्रथा के दोष में स्त्रियों की स्थिति आज भी शोचनीय दिखाई पड़ती है। इसके साथ ही साथ कुछ सुझाव अगर हम देखते हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, इस चीज़ को समाप्त करना है, तो सबसे पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्त्री शिक्षा। अगर लड़की पढ़ लेगी तो तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह के चीज़ें वो सहन नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में दहेज प्रथा धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो अपने हिसाब से चयन करेगी। इसलिए स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर देना होगा। जीवन साथी का चुनाव स्वयं करने की आज़ादी लड़कों को भी और लड़कियों को भी मिलनी चाहिए, जिससे कि वो आगे चलकर समस्या ना पैदा हो। ये जो अरेंज मैरिज होती है, इसके कारण भी अनेक तरह के दहेज की मांग ज़्यादा दिखाई पड़ती है, लेकिन जिसमें खुद से सिलेक्शन किया जाता है उसमें दहेज का कारण दहेज की चीज़ नहीं दिखाई पड़ती। प्रेम विवाह, लव मैरिज भी इस चीज़ को कम कर सकती है। लव मैरिज को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे तमाम तरह की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। इसके साथ साथ अंतर्जातीय विवाह, जैसे कहा जाता है ना, अपनी ही जाति में विवाह करना। अपनी जाति में अच्छे लड़कों की कमी रहती है और अच्छे लड़के होते हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा रहती है। अगर ये चीज़ हो जाए कि वो दूसरी जाति में भी विवाह कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में दहेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यानी अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना चाहिए। लड़कों को स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए कि लड़के स्वावलंबी बने, अपना फैसला खुद लें, तो इससे भी आगे दहेज प्रथा समाप्त हो सकती है। दहेज के विरुद्ध जनमत तैयार करना चाहिए, यानी लोग को मोटिवेट करना चाहिए, लोग को तैयार करना चाहिए, आंतरिक रूप से लोग तैयार हों कि दहेज नहीं लेना है, दहेज नहीं देना है। तो इस तरह से जनमत तैयार होगा तो अपने आप दहेज प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। दहेज प्रथा के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा 1961 में एक कानून बनाया गया था, जिसके तहत दंड का प्रावधान भी किया गया था, और वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसके लिए 5 साल का कारावास भी है और साथ में 15,000 का जुर्माना भी है। समय समय में भारत सरकार द्वारा इसमें संशोधन 1986 में संशोधन हुआ। ये संशोधन समय समय पर होते रहते हैं, लेकिन संशोधन होने के बावजूद भी आज भी दहेज दिया जाता है, दहेज लिया जाता है। ये तभी ख़त्म होगा जब लड़के चाहेंगे, जब लड़कियां चाहेंगी, जब स्त्री पक्ष चाहेगा, जब पुरुष पक्ष चाहेगा, जब युवा चाहेगा, जब वो स्वावलंबी बनेंगे, जब खुद तय करेंगे, जाति धर्म की दीवारों को फांद जाएंगे, तभी दहेज समाप्त हो सकता है। और वो निकट समय में समय आने वाला है जब अत्यधिक दिखावे से दूर हो जाएंगे। हालांकि कोरोना काल ने ये चीज़ लोगों को बता दी है कि अभी समझ जाओ, नहीं तो ये तबाही आ सकती है। निकट समय में ये दहेज प्रथा समाप्त हो जाएगी जब युवा जागरूक हो जाएगा, स्त्रियाँ जागरूक हो जाएगी। आज इतना ही।